नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की कि क्या फिर से एक बार चाचा भतीजे एक साथ आएंगे। लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में साथ दिख रहे हैं, लेकिन क्या पार्टी का मर्जर होगा, एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आएंगे? क्योंकि 4-5 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा था कि उनकी पार्टी में दो मत हैं। एक मत ये कहता है कि अजीत पवार के साथ वापस हमें हाथ मिलाना चाहिए, हमें पार्टी को मर्ज कर देना चाहिए। दूसरा मत ये कहता है कि हमें विपक्ष में बने रहना चाहिए जैसे अभी हम हैं। तो इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अब परिचय कराने बाबा हमारे साथ हैं, सुमित सर, संजय सर की वापसी हुई है कई दिनों के बाद, और मयंक सर हमारे साथ में हैं। बाबा, पहला सवाल आपसे ही। पवार साहब को तो आप पिछले 3 दशक से लगातार फॉलो कर रहे हैं, और जहाँ तक मुझे याद है वो चुनाव के बीच में अजीत पवार साहब ने एक इंटरव्यू दिया था कि चाचा जी क्या करने वाले हैं इसके बारे में आंटी को भी नहीं पता रहता है। तो ये जो बम गिराया शरद पवार साहब ने पार्टी में दो मत बता के, वो क्या है? देखिए, जब हम लोग जीवन भर रिपोर्टिंग की है ना, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, तो जब भी कुछ पूछा जाता था ना सवाल यहाँ से इस बारे में बताया, तो हम लोग भी बोलते थे इस बारे में पार्टी में दो मत है। कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता है। ये बहुत सेफ स्टेटमेंट है। यदि आप देखें, सबसे सेफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है कि पार्टी में दो मत है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि पार्टी को मर्ज करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने कहा सुप्रिया जो है वो तय करेगी। सुप्रिया जो है उसके बाद उन्होंने एक तरह से एक्चुअली देखिए, पवार परिवार में ये लड़ाई जो हो गई है ना, अब ये कौन राजनीति में आगे जाएगा, इसको लेकर के एक लड़ाई हमेशा से रही है। सबको, जो भी पवार फैमिली को फॉलो करता है या एनसीपी को फॉलो करता है, उनको मालूम है कि अजीत पवार जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं। और उनको जब भी ये अलग नहीं हुए थे तब भी यही था, एक था कि वो वहाँ रहेंगे और सुप्रिया सुले दिल्ली में रहेंगी। ये अरेंजमेंट था एक तरह से। ये अरेंजमेंट टूट गया जबकि चले गए अजीत पवार, अलग अलग पार्टी बना करके बीजेपी के साथ चले गए। उसके बारे में बहुत चीज़ें बातें पर्दे के पीछे कही जाती हैं, लेकिन शरद पवार ने कभी ऑन रिकॉर्ड इस ढंग की उन सब बातों को स्वीकार नहीं किया है। अब जो उन्होंने कहा कि ये बात तो सच है कि आपके कार्यकर्ता कब तक आपके साथ रहते हैं, जब तक आपके साथ पावर रहता है। बहुत दिन हो गया अब विदाउट पावर रहे हुए। और आप यदि शरद पवार की लेगेसी को देखें तो कहीं ना कहीं वो हमेशा पावर के साथ जुड़े रहे। लेकिन ये भी बात है, कभी भी उन्होंने बीजेपी के साथ ऐसे खुल के हाथ नहीं मिलाया है, चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे दिल्ली में हो। ये बात भी साफ है। अब सुप्रिया सुले के हाथ में वो कमान है। नंबर 2 है एक तरह से आप अजीत पवार वहाँ महाराष्ट्र की राजनीति में, ये एस्टेब्लिश फैक्ट है। लोकसभा के चुनाव में भी अब उनके सांसद जीत के आ चुके हैं, यहाँ भी है। तो अब ये अल्टीमेटली बात फैमिली में ही होनी पड़ेगी कि बाबा, इसका जो आपने बीच में ये बोला कि बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिला है, तो क्या सेकुलर शरद पवार मोदी रथ पे होंगे सवार? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसा कई बार कहा जाता रहा है कि कभी भी दोनों की मुलाकात होती रही तो कहा जा रहा था कि अब होने वाला है, अब होने वाला है, अब होने वाला है। लेकिन अब वो हुआ नहीं है। अभी जब सरकार की ऐसी हालत है तो आप देखिए ना, एकनाथ शिंदे की का रिलीवेंस क्या बना हुआ है। वो इसलिए बना हुआ है ना कि उनके पास सांसद हैं जो इस सरकार को चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि फडणवीस एकनाथ शिंदे को लेकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। हमेशा मुंह फुलाने की बात, खबरें आती रहती है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये पालक मंत्री हमारा नहीं बनाया, ये हर तरह की बातें होती है। लेकिन वो उनको रखा जा रहा है, जबकि बीजेपी की जरूरत नहीं है। अजीत पवार और यदि और आपको बीजेपी मिलकर अच्छे से सरकार चली जाए, बीजेपी को तो किसी की जरूरत नहीं, वहाँ पे इतनी बड़ी संख्या उनको। तो लेकिन इन सब का रिलीवेंस इसलिए है क्योंकि केंद्र में भी आपको सांसद चाहिए। 8 सांसद हैं शरद पवार साहब के तो पास। आप जिस स्थिति में है। लेकिन क्या ये अभी होगा? क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि शरद पवार बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं। अब किसी भी अगले चुनाव में आप उनको देख पाएंगे, तो वो मुझे लगता है इस बात पर थिंक कर रहे हैं कि वो अपनी जो आप विरासत किसको सौंप के जाए। निश्चित रूप से विरासत तो सुप्रिया सुले होंगी, लेकिन उसमें कैसे फिट किया जाए, इसलिए मुझे लगता है इस तरह के स्टेटमेंट आपको बार बार देखने को मिल रहे हैं। इसमें बातें, अब शरद पवार साहब के बारे में कहा जाता है ना कि मतलब जितने ऊपर हैं उतने नीचे भी हैं। एयरपोर्ट जाते हैं तो 2 टिकट रहता है, नागपुर निकल जाएंगे कि पुणे निकल जाएंगे कि मुंबई, किसी को मालूम नहीं रहता है। तो उनके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत आसान नहीं है। सुमित सर, आप ये मतलब कोशिश करेंगे प्रेडिक्ट करने की कि कहाँ जाएंगे? ना, अब 84-85 साल के हैं उम्र शरद पवार इस वक्त। और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 40-45 साल से भारतीय राजनीति पे छाए हुए हैं।
14 चुनाव जीत चुके हैं लोकसभा विधानसभा मिला के, और अगर आप विधान राज्यसभा ही मान लें तो वो भी चुनाव, सबसे यंगेस्ट मुख्यमंत्री, हाँ, अपने समय के सबसे यंगेस्ट मुख्यमंत्री रहे। 44 साल में। इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है उनकी सीवी में कि बीजेपी के साथ कभी नहीं गए, तो वो टिक मार्क क्यों छूट जाए? वो कांग्रेस के साथ रहे, वो उद्धव के साथ चले गए, बाला साहब के अच्छे पारिवारिक मित्र हैं पर कभी राजनीति में नहीं गए थे, लेकिन पिछले 3-4 साल में हमने वो भी देख लिया। तो बस एक चीज़ रह गई औपचारिक तौर पर, भाजपा के जो आपने सवाल किया था ना, रथ पे सवार होंगे पवार, बड़ा अच्छा आपने तुकबंदी मिलाई थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके पीछे की वजह है बाबा, आपको लगता होगा, मुझे भी लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर हमको जो लगता है वो होता कहाँ है? दिक्कत तो इसी बात की है, जब कांग्रेस और शिवसेना एक मंच पे आ सकते हैं, लालू और नीतीश एक मंच पे आ सकते हैं, तो बीजेपी और महबूबा आ सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके भी आर्किटेक्ट तो वही थे ना, कि जो शिवसेना और कांग्रेस के लाने के लिए भी आर्किटेक्ट वही थे। हाँ, उन्होंने ही बैठाया था। तो उन्होंने इंटरव्यू दिया पिछले हफ्ते, जिससे ये पूरा का पूरा शगुफा छिड़ा कि भाई हमारी पार्टी के अंदर 2 गुट हैं, एक वो चाहते हैं एक गुट कि अजीत पवार के साथ चला जाए, और बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा, वर्तमान विधानसभा चुनावों में शरद पवार का जो गुट है उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। कितने लोग हैं? 10 या 11 जीत के आए, 10 सीटें जीत के आए, सब पावर के साथ जाना चाहता है। लोकसभा में इतना अच्छा था। हाँ। और बीते अगर आप 1 महीने का पारिवारिक कार्यक्रम देखिए, तो 3 या 4 मौके आ चुके हैं जहां दोनों लोग चाचा भतीजे एक साथ हैं। जय पवार की सगाई थी या कुछ फंक्शन था, जो अजीत पवार के छोटे बेटे हैं, वहाँ शरद पवार और सुप्रिया सुले साथ में थे। फिर एक उनका जो वो कॉलेज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ट्रस्ट है, वहाँ पे दोनों साथ में थे। फिर कल साथ में थे यशवंतराव चौहान किसी बैंक के कार्यक्रम में। तो मतलब ऐसा कोई मौका नहीं है, शरद पवार अजीत पवार के साथ दिखने में हिचकिचा नहीं रहे। और यही चीज़ इनकी जो MVA है, महाविकास अघाड़ी, इसको अनकंफर्टेबल कर रही है। संजय राउत तो बोल चुके हैं कि हम तो मान के चल रहे हैं कि ये लोग एक ही हैं, ये कभी हमारे साथ थे ही नहीं। तो ऐसे में अगर शरद पवार वहाँ चले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इसमें अंतर आएगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ होने वाले म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव अगले 2 से 3 महीने में होने हैं। और इन 3 महीनों में अगर ये अलग अलग धड़े बन के लड़ते हैं, NCP अलग है और NCP SCP अलग है, तो नुकसान दोनों का होगा। तो अगर अपना वजूद बचा के रखना है महाराष्ट्र की राजनीति में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए ये मंथन चल रहा है कि एक साथ एक मंच पे आ जाए। संजय सर, ये पहली बात तो ये कि क्या अजीत पवार को अभी चाचा की बहुत ज़रूरत बची है, जबकि उन्होंने अपना दमखम विधानसभा चुनाव में साबित कर दिया है? और दूसरा सवाल वही कि अगर दोनों का मर्जर होता है तो क्या शरद पवार बीजेपी के साथ कंफर्टेबल रहेंगे? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो लिगेसी की बात है, और लिगेसी पे चर्चा आज से नहीं हो रही। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव जब होने थे उसके पहले से, और जिस दिन नतीजे आया उस दिन हम लोगों ने इस पर भरपूर चर्चा करी। तो जो सिंबल, घड़ी वाला सिंबल, बाकी छाता, टोपी, कलम सब लेकर के अजीत पवार चले गए। मतलब विधानसभा चुनाव ने ये प्रूव कर दिया। दूसरी चीज़ ये है कि शरद पवार और ये इस पार्टी का विघटन भी इसी कारण हुआ था कि सुप्रिया सुले के हाथ में कमान उन्होंने, शरद पवार ने देने की घोषणा की थी। अब उन्होंने बहुत स्मार्टली कह दिया कि 2 घटक हैं, जो मनोरंजन पहले कह रहे थे कि बड़ा ही सेफ स्टेटमेंट होता है, लेकिन ये बहुत ही लोडेड स्टेटमेंट है कमिंग फ्रॉम द टॉप। आज अगर किसी भी पार्टी में पार्टी का शीर्ष व्यक्ति ये नहीं कहता है, बाकी लोग इस तरह की बात कहते हैं, तो ये कहने का मतलब। और उसके बाद की एक और घटना है कि आज सुबह मैं जब वापस आया, आप कहे कि कुछ दिन से कुछ ऐसे चीज़ हुई थी जिसमें मुझे बाहर रहना पड़ा, तो मैंने एक खबर पढ़ी जिसमें था कि शरद पवार ने जो राहुल गांधी का एक जो डिमांड है और सेना UBT का डिमांड है कि स्पेशल सेशन संसद का बुलाया जाए, तो उनका कहना है कि ऐसे मुद्दे पे, सेंसिटिव मुद्दे पे संसद का सत्र नहीं बुलाया जा सकता है, एट बेस्ट ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। तो वो जो इंडी गठबंधन है उसके अलग इतर बयान दे रहे हैं, जो चीज़, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग भाजपा मतलब मोदी सरकार कर चुकी थी ये शुरू होने के पहले, क्या अभी करेगी बाद में करेगी वो अलग है, लेकिन उसके मायने आपके जो सवाल हैं उससे मिला करके पढ़िए। दूसरी चीज़ ये है, आप वही बात कह रहे हैं कि ऐसा बयान दिया उन्होंने जो मोदी सरकार को सूट करता है। हाँ, और आपने जो कहा कि सारे टिक मार्क कर ही दिए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कहा, तो एक क्यों छूट जाए ये भी। अब बच गया कि आप जो रथ और बाकी, शरद पवार को देखिए, भाजपा सरकार या मोदी सरकार हो या
वाजपेयी सरकार हो, सम्मान बहुत दिया। वाजपेयी सरकार ने सम्मान इसलिए दिया था क्योंकि जब वाजपेयी सरकार आई थी तो उन्होंने रिवर इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट वो बनाया था, मेरे ख्याल में शरद पवार को ही उसके बाद में सुरेश प्रभु बने जो उसी पार्टी से आते थे, बीजेपी में गए, और भी कुछ टास्क फोर्स कुछ था, जेपीसी किसी का अध्यक्ष बनाया था, कुछ और किया था, जिससे सम्मान में उनके काफ़ी इजाफा हुआ। पहले एक बार वो चल चुका था जिस समय अजीत पवार पहली बार आए थे, कहा अजीत पवार ने कई बार कहा कि शरद पवार की सहमति से आए थे और बाद में वो पलट गए। पिछले विधानसभा से स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन जो हाईएस्ट पद्मा का अवार्ड है उससे तो बीजेपी सरकार ने ही उनको नवाजा ना, ये भी देखिए, उन पद्म भूषण से नवाजा उनको, और साथ में संसद के दौरान भी कोई ऐसी चीज़ हमेशा, मतलब जब भी मोदी बोले तो शरद पवार के बारे में अच्छा ही बोले। अब बच गई सुप्रिया सुले की बात। सुप्रिया सुले मेरे असेसमेंट के हिसाब से संसद में, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में जब से उनको आगे किया गया तब से वो विपक्ष में है, तो पिछले 10-12 साल में सुप्रिया सुले ने ऐसा कोई चीज़ नहीं किया है जो मेरे हिसाब से, स्ट्रेटजी के हिसाब से, ऑर्गेनाइजर के हिसाब से या बाकी चीज़ के हिसाब से, हो सकता है कि उनके जो करीबी समर्थक हो उनके सामने हो, लेकिन पब्लिक एट लार्ज में कोई ऐसा मैसेज नहीं जाता जो कॉन्फिडेंस इंस्पायर करे। अजीत पवार ने वो प्रूव कर दिया है। तो भाई बहन का सामंजस्य होकर के क्या अच्छा चल सकता है। एक बात जो और है कि बहुत लंबे समय तक कोई भी, देखिए, वो चुंबक की तरह नेता होता है कि चुनाव लड़ाए, चुनाव जिताए या हमें सत्ता के करीब लेकर के जाए, तो चुंबकीय आकर्षण बना रहता है। शरद पवार साहब का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ का, हर नदी का एक उफान का वक्त होता है, फिर वो होता है सीज़न के हिसाब से, या कई नदियाँ बहुत प्रचंड होती हैं, बाद में वो नदियाँ सूख जाती हैं, ऐसा भी मतलब हुआ है। तो शरद पवार साहब साथ आ जाएं, 8 सांसद अभी आए कि नहीं आए वो उतना अहम प्रश्न नहीं है, क्योंकि अब देखिए ना, चिदम्बरम साहब के एक स्टेटमेंट था कि जिस समय ये सरकार आई तो इनकी संख्या कम थी तो हम बहुत खुश थे, लेकिन ये तो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि 2014-19 के बाद अभी कोई फ़र्क ही नहीं आया है, उस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है एनसीपी के लिए भी अच्छा है, उस परिवार के लिए भी, और इन्होंने जब कहा कि एक बॉक्स जो टिक मार्क होना बाकी है ना, सेकुलर और कम्युनल, तो देखिए बड़ा एक अजीब सा वो है। शिवसेना सेकुलर हो जाती है ना, और वो इधर आकर के सेकुलर हो गई, उधर चली गई कम्युनल हो गई। शरद पवार साहब मतलब सेकुलर कम्युनल जैसी चीज़ मेरे ख्याल में नहीं, रियल पॉलिटिक में रही ही नहीं। और वैसे भी आपकी बात मैं ऐड कर रहा हूँ संजय जी, महाराष्ट्र में म्यूनिसिपैलिटी के लोकल चुनाव को छोड़ दिया जाए तो कोई बड़ा चुनाव नहीं बाकी है। वैसे मैंने कहा शरद पवार साहब इज 84-85, अगला चुनाव 4.5 साल के बाद है, लोकसभा विधानसभा का। तो ये जो इनिंग है उनको अपनी पार्टी के जो उनके पोते और पर पोते चुनाव में आ रहे हैं, जय पवार जैसे और पार्थ पवार और कई सारे उनके परिवार में, तो वहाँ परिवारवाद की कमी तो है नहीं, वहाँ भी रोहित पवार, इन सबको भी तो कुछ ना कुछ छोड़ के जाना है ना। ऐसा थोड़ी कि पार्टी को नेस्तनाबूद कर दिया फिर आगे खड़ा कर दो, तो कुछ वो बात बिल्कुल ठीक है, सत्ता रहेगी तभी तो आदमी आपके साथ आएगा, तभी तो कार्यकर्ता आएगा, तभी तो आप खुश कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि ये उनका बुढ़ापे का रिटायरमेंट प्लान बन रहा है, और जिसमें हमको मतलब आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मयंक सर, क्या आपको लग रहा है शरद पवार साहब बेटी के करियर को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं और अब अगला डिसीजन उसके लिहाज से वो करने वाले हैं, और वो डिसीजन क्या होगा जो सुप्रिया सुले के फायदे का होगा? इतना हमको नहीं लगता है कि इतना नैरो डिसीजन मेकिंग होता है। एक बहुत सारे बात हुई है, उसको हम समराइज करते हैं और उसी में थोड़ा सा ऐड करते हैं। जैसे एक आया क्या कि कम्युनल और सेकुलर का, बाबा ने कहा क्या है कि कभी भी बीजेपी के साथ नहीं गए हैं, और वही उसमें लॉजिक यही रहा होगा, सेकुलर कम्युनल का डिवाइड। और इन दोनों ने एकदम से सही कहा कि देश में अब वो डिवाइड बहुत रेलेवेंट नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है और देश के दूसरे इलाके में भी नहीं। और उसका बहुत बड़ा नमूना हमने अभी पाकिस्तान के साथ जो हमारी तनातनी हुई, युद्ध जैसा माहौल भी हुआ, उसमें साफ दिख रहा था कि सेकुलर, जैसे सोफिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इसको सेलिब्रेट किया गया। ओवैसी साहब ने जो जिस तरह से बयान दिए, उसके बाद इसको भी बड़ा सेलिब्रेट किया गया। तो एक जो बहुत दिन से चल रहा था और उसका हमको लगा कि
एक लॉजिकल कल्मिनेशन दिखा कि सेकुलर और कम्युनल का। तो इसीलिए अब जो पॉलिटिक्स होगा उसमें ये क्राइटेरिया बहुत कम होगा अलायंस बनाने का। एक तो ये बड़ा फैक्टर है। दूसरा सच में, फैक्टर लेकिन है उसको थोड़ा वो करते हैं कि सेकुलर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखिए शरद एनसीपी अजीत पवार की लाइन भी बीजेपी से अलग रहती है। जैसे वो जो उनको टिकट दिया था, मैं नाम बोल रहा हूँ, जो मंत्री थे नवाब मलिक, उसको लेके कितना विवाद हुआ, लेकिन क्या अजीत पवार ने उनका टिकट काटा? नहीं काटा। उनकी इवन आप जो कांग्रेस से जो पुराने मंत्री सीएम थे वो गए जो बीजेपी में, उनकी लाइन भी अलग रहती है। ये जो अशोक बोल रहे हैं चौहान कि की ये सब तो ये वो सब अपने वोट के हिसाब से लोग रिएक्शन करते हैं, ये भले ही वो tradition- अलायंस के पार्टनर हो जाएं। ये ट्रेडिशन जो है बहुत पहले से, ये कोई अभी हुआ है ऐसा नहीं है। ट्रेडिशन भी बहुत 20-25 साल पुराना। वाजपेयी के साथ, हाँ, बीजेपी के साथ अलाइन करने वाली पार्टी जैसे जेडीयू, टीडीपी, ये लोग बोलते हैं कि हम सेकुलर पार्टी हैं, लेकिन बीजेपी के साथ जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। कोई मोस्ट ऑफ द पार्टीज देख लीजिए, लेफ्ट को छोड़ दीजिए और कांग्रेस को छोड़ दीजिए, कांग्रेस का दोनों को मजबूरी है कि वो उसके साथ जा ही नहीं सकते। लेफ्ट और राइट एक साथ नहीं हो सकता है, तो इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती है। और कांग्रेस बाहर से समर्थन दोनों हाँ कर सकते हैं। तो वो वीपी सिंह को समर्थक बीजेपी और लेफ्ट ने दिया था ना बाहर से। तो एक बड़ा फैक्टर ये है कि सेकुलर और कम्युनल का जो है डिवीजन, वो थोड़ा सा ब्लर हो गया है और इसीलिए वो क्राइटेरिया नहीं है। दूसरा है क्या कि पिछले 10 साल 12 साल की सबसे बड़ी कहानी है बीजेपी का बेहमौत बनना, इतनी बड़ी पार्टी बनना। और इतनी बड़ी पार्टी के सामने में छोटे छोटे यूनिट को एग्जिस्टेंशियल खतरा होता है, एग्जिस्टेंशियल खतरा होता है कि अपने आप को अस्तित्व में कैसे बनाए रखें। तो महाराष्ट्र में बहुत फ्रेगमेंटेशन हुआ, इसीलिए अब देखिए कि पवार कैंप में भी डिवीजन, ये यूनिफिकेशन की बात हो रही है। एनसीपी फैक्शन में भी, पवार में, ये शिवसेना में बड़ा वाला होगा या सिर्फ ठाकरे परिवार का रह जाएगा ये पता नहीं है। अगर उधर भी रीअलाइनमेंट हो तो हमको आश्चर्य नहीं हुआ कि उधर भी पूरा जो शिवसेना का पूरा परिवार एक हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि वही सबसे बड़ा कि एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला पार्टी और उसके सामने में स्प्लिंटर छोटे छोटे ग्रुप को लगता है कि हम बच ही नहीं पाएंगे। दो बात ये। तीसरी बात कि एक नए तरह की पॉलिटिक्स अब होने वाली है और जिसमें कास्ट से ज़्यादा क्लास इम्पोर्टेंस रखने वाला है। और राहुल गांधी को, अगर आप राहुल गांधी के पॉलिटिक्स को देखें तो वो क्लास के हिसाब से अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं और उनके इस स्टैंड से उनके बहुत से एलआई कंफर्टेबल है। उनका मतलब वो कहते हैं कि वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस चक्कर में वो बहुत बार बिजनेस को डायरेक्ट टारगेट करते हैं और बहुत सारे एलआई उनके इस पोजीशन से बहुत कंफर्टेबल नहीं, उसमें शरद पवार भी हैं। तो ऐसे में डिस्कम्फर्ट है। तो इसीलिए अभी के हिसाब से हमको लगता है कि ये ज़्यादा लॉजिकल है कि पवार साहब जो है फैसला करें कि मर्जर ही अच्छा ऑप्शन है। तत्काल भी फ़ायदा होगा, लॉन्ग टर्म में भी उनको फ्यूचर दिखता होगा। और लेगेसी वाला बाबा ने कहा क्या कि लेगेसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अजीत पवार और सुप्रिया सुले में कैसा डिवीजन हो। तो ये मेरे हिसाब से मोर और लेस सेटल हो गया है कि पिछले साल में 2 चुनाव हुआ। लोकसभा में शरद पवार ने बहुत अच्छा किया, विधानसभा में अजीत पवार ने, तो सेटल हो गया ये भी कि हमारा पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है, इसीलिए डिवीजन कर लो, एक दिल्ली में और एक महाराष्ट्र में। तो वो भी बहुत बड़ा नहीं है। तो इसीलिए एकदम से सारे सर्कमस्टांस और लॉजिक के हिसाब से भी हमको लगता है कि दोनों यूनिफाई हो जाएंगे। हम सब इस बात को जानते हैं, जो राजनीतिक हलकों में घूमते फिरते हैं, राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी लेते हैं, कि प्रधानमंत्री के बीच और शरद पवार के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है। वो जो केमिस्ट्री है वो इस तरफ विपक्षी अलायंस में जितने नेता हैं बड़े बड़े, वो अगर किसी के साथ सबसे अच्छी है बीजेपी के लोगों भी प्रधानमंत्री की, तो वो शरद पवार साहब के साथ है। ना ममता के साथ है, ना राहुल गांधी के साथ है, ना अरविंद केजरीवाल के साथ है, ना अखिलेश यादव के साथ है, ना लालू यादव के साथ है, मतलब यू नेम इट, ना स्टालिन के साथ है। पर क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र एक हुआ करते थे, सामूहिक राज्य था,
और वहाँ पे जो जो कल्चर है वो काफ़ी मिलता जुलता है। वहाँ के हिंदुस्तान की सब, अगर आप इन दोनों राज्यों को मिला दें, मेरे ख्याल से मयंक जी ठीक करिएगा मुझे, आप इन दोनों राज्यों को मिला दें तो इतना अच्छा ग्रोथ, इतनी अच्छी जीडीपी, इतना अच्छा बिजनेस के लिए जो माहौल है वो कहीं नहीं है। और ये दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे को, मराठास और गुजरातीज़ एक दूसरे को बड़ा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती हैं। मतलब बहुत से फैक्टर हैं, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। तो इन सब के बीच में अगर आज की तारीख में शरद पवार, जैसे मैंने कहा कि चुनाव 4.5 साल के बाद है उनका, लोकसभा का चुनाव बारामती में जब सुप्रिया सूले को चुनाव लड़ना होगा, वो 4.5 साल दूर है भाई। किसी को कहाँ याद रहेगा ये 4.5 4 साल 4 साल रह गया, अब तुम अप्रैल में आ गए, 4 साल दूर है। हाँ, हम लोग मई में आ गए, हम लोग मतलब कहाँ याद रहता है। और प्लस जो बात आपने संजय जी ने की थी सुप्रिया सूले के फैक्टर को लेके, वो मैं ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि सुप्रिया, आप ही की बात से लेकिन दूसरा सिरा पकड़ रहा हूँ मैं कि सुप्रिया सूले ने बीते इतने दिनों की राजनीति में, जब से वो हैं एक्टिवली, अब करेक्ट करिएगा मुझे आप अगर मैं गलत बोलूँ, उन्होंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बोली है जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप के दिल पे जाके चुभी हो। उन्होंने बीजेपी की खामियां, नीतियां जरूर गिनाई होंगी कि आपका कार्यक्रम गलत है, लेकिन भाषा, कहने का तरीका, बोलने के वक्तव्य, क्योंकि वो बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं, संसद में दिन भर बैठती हैं, हर टॉपिक पे बोलती हैं और अच्छा बोलती हैं, होमवर्क करके आती हैं। पर कहीं भी ये नहीं कहा कि बिलो द बेल्ट उन्होंने हिट किया हो, चाहे प्रधानमंत्री को या किसी भी बीजेपी के लीडर को, किसी भी बीजेपी के मंत्री को। तो वो स्कोप, वो विंडो है, क्योंकि सुप्रिया भी जानती हैं कि ऊपर के दोनों के संबंध उनके पिताजी के और प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे हैं। बाबा बस आपसे करके एक सवाल कंक्लूड करेंगे इसको। अभी पिछले ही साल पवार साहब ने कहा था कि जो कांग्रेस के पुराने घटक दल हैं उनके एक मर्जर की बात उन्होंने की थी, और वो आते आते अब वो एनसीपी के दोनों गुट मर्जर हो रहे हैं। तो जैसे मतलब एक बात हो रही है, उसकी बात चल रही है, जैसे मयंक सर को तो पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है, मतलब फेस सेविंग के लिए पवार सीनियर जो है वो राजनीति से एक संन्यास लेंगे और उसके बाद एक आगे का चैप्टर इन दोनों को हवाले कर पवार साहब ने पिछले दिनों कहा था कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है, मतलब अब नहीं रहेंगे, मतलब लोकसभा नहीं लड़ेंगे, फिर राज्यसभा में आ गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये उनका अंतिम राज्यसभा, अब वो राज्यसभा में नहीं रहेंगे। वो जाहिर है कि एज कैचिंग हिम। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो विरासत की लड़ाई, जो विरासत की लड़ाई नहीं कहूँगा, विरासत की जो समस्या है उसको, विरासत का बंटवारा वो उसको सेटल करना होगा। अब सेटल करने के लिए शायद वो मर्जर करें या फिर वो कहें नहीं, उनकी जो एक धारा है वो चलती रहे, क्योंकि अभी भी एक्चुअली एक उन्होंने वो रिटायरमेंट ले लें और सुप्रिया सूले चाहे जहाँ जाए। नहीं, सुप्रिया सूले तो रहेंगी, दिल्ली की पॉलिटिक्स करेंगे। वहाँ पे उन्होंने अजीत पवार के सामने एक पवार को और रोहित पवार को खड़ा किया है। उस बच्चे को वो अपने साथ लेके घूमते हैं हमेशा, बच्चा नहीं है, वो वहाँ का विधायक भी है और वो म्यूनसिपलिटी का भी चुनाव लड़ा है। एक्चुअली आपको मालूम नहीं है कि अजीत पवार और शरद पवार में झगड़ा कब से शुरू हुआ, मनमुटाव कब से शुरू हुआ। जब अजीत पवार के बेटे को टिकट देने की बात आई, अजीत पवार के बेटे को टिकट दिया गया, वो बुरी तरह से हार गए लोकसभा का चुनाव, समझ गए। और पार्थ पवार की, मैं शायद उनका नाम पार्थ पवार है, और उसके बाद से फिर थोड़ा सा घर में जो बातें होती हैं वो शुरू हो गई थी कि भाई इनको अच्छी सीट नहीं दी गई, क्या पवार साहब जो है रोहित को ज़्यादा फेवर करते हैं। रोहित जो को उन्होंने ग्रूम किया है, आपको बता दूं कि अभी तो मैं मालूम नहीं, लेकिन वो रोहित जो है महाराष्ट्र में 2-3 क्रिकेट एसोसिएशन है, समझ गए ना, विदर्भ और मुंबई और एक महाराष्ट्र, ठीक है। वो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है रोहित पवार। तो वो जो एक खेल के साथ जो पवार परिवार का रहा है, पहले आपको मालूम शरद पवार कबड्डी के लिए बहुत कुछ काम किया, उसके बाद क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर बने और उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म किए। बीसीसीआई कोई जानता नहीं था कि इतना अमीर बीसीसीआई कैसे बना, इसकी कहानी पढ़िएगा तो आपको जगमोहन डालमिया के बाद शरद पवार का ही नाम आपको वहाँ पे मिले। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वो चाहते होंगे कि वो अब अपने रहते हैं इस सब चीज़ों को सेटल करें, लेकिन मैं फिर भी यही कह रहा हूँ कि क्या होगा ये पवार साहब के सिवा कोई नहीं जानता है। हम और आप केवल घंटों इस पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वो वही बताएंगे। और मैं जब अगली बार जाऊंगा तो ये सवाल ज़रूर आपके लिए पूछ के आऊँगा उनसे कि सर हमने एक बार चर्चा की थी, आप क्या मर्ज करने वाले हैं, और जवाब क्या होगा ये भी आपको आके बताऊँगा। पर लेकिन जो जवाब होगा वैसा होगा ऐसा जरूरी भी नहीं है उसमें गफलत देने में भी यही जवाब में फिर से वही चर्चा पे आ जाएंगे जहाँ चर्चा शुरू कर। स्पिन मास्टर है, मैं मिलने की कोशिश करता हूँ जाके। स्पिन मास्टर है वो, जो कहते नहीं है वो पीछे छुपा रहता है। बहुत 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 बड़े, मतलब असली चाणक्य हैं वो।
तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।